एंड होता है। तो ये एक ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ब्लैक स्पॉट कह सकते हो, ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक ब्लैक स्पॉट। यहीं पे एंड नहीं हुआ, वुमेन जो है अगले 200 साल तक इन सब चीजों का प्रयास करने का डिमांड क्या था, ठीक है। आज भी ये आइडियाज जो है, दीज आर द आइडियल्स, कहां से निकल रही है आइडियल्स। एट द सेम टाइम ये अपना मेथड भी बताते थे कि हाउ इट शुड बी। अब जो कहने का मतलब फ्रांस में सिचुएशन क्या है, फ्रांस में जो सबसे ऊपर है, हाईएस्ट लेवल जो पूरे फ्रांस को कंट्रोल करता है, वो पब्लिक के द्वारा चुने हुए हैं। सो दैट हे बच्चा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। आई होप कि पढ़ाई सही चल रहा होगा, चीजें समझ में भी आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होगे इसको। हम लोगों ने लास्ट टाइम जब क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्यूशन होकर एक नया न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना, जो गवर्नमेंट की एक्टिविटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक था लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशियरी। मेजर जो पॉइंट है वो ये है कि अगर देखा जाए तो पब्लिक का वेलफेयर, मेजर वेलफेयर ऑफ वर्क जो है यहाँ लेजिस्लेशन में होता है। एक्चुअली होता क्या है कि इसी लेजिस्लेटिव यानी कि नेशनल असेंबली में क्या होते हैं, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। नेशनल असेंबली यही था। यहां पर पब्लिक के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ध्यान से समझना इस बात को, एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट समझने जा रहे हैं। यहां पर चुने हुए लोग होते हैं, जैसे हमारे कंट्री में भी पार्लियामेंट, ठीक है। किस तरीके से आपका रिप्रेजेंटेटिव चुने, ये रिप्रेजेंट करता है डेमोक्रेसी को, जो हम लोग अक्सर बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमो मतलब पब्लिक, क्रेसी मतलब रूल। पब्लिक का रूल यहां से इंश्योर होता है। दूसरी बात, अब अगर इस लेवल पे आप देखोगे तो उस टाइम पर भी गवर्नमेंट यानी कि इनसे ऊपर भी कौन था उस टाइम पे, किंग, या गवर्नमेंट को ही आप किंग मान लो। यानी कि गवर्नमेंट की जो डिफरेंट एंटिटी थी, लेजिस्लेटिव बॉडी चाहे एग्जीक्यूटिव जुडिशियल, दीज इंस्टीट्यूशन के हेड कौन थे, किंग। किंग क्या कर रहे थे, ना सिर्फ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी गवर्नमेंट के ना सिर्फ हेड थे, ये कंट्री के भी, एज ए कंट्री फ्रांस के भी हेड थे, ठीक है। तो इनको बोला जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, लेकिन अभी भी क्या है, मोनार्की। क्या हो अगर यहां पर भी कोई इलेक्टेड व्यक्ति बैठे, यहां पे भी कोई इलेक्टेड कोई बैठे, जैसे हमारे कंट्री में हमारी प्रेसिडेंट है हमारी, वो चुनी हुई है, इलेक्टेड है, तो उनको चुना कौन है, यानी कि प्रेसिडेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट के भी हेड है और कंट्री के भी हेड है। तो प्रेसिडेंट अगर चुने हुए तो इसलिए इसको बोला जाता है रिपब्लिक। यानी कि एक ऐसा कंट्री जहां पर हेड ऑफ गवर्नमेंट या फिर कंट्री के हेड पब्लिक के द्वारा चुने हुए हो, उस कंट्री को बोलेंगे हम लोग रिपब्लिक। बट अगर कोई भी कंट्री है जहां पे लेजिस्लेटिव जो बॉडी है वहां पे इलेक्टेड पब्लिक को रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, कहां पे, लॉ मेकिंग एक्टिविटी में, तो वो कंट्री डेमोक्रेसी शब्द को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर पूछा जाए ब्रिटेन क्या डेमोक्रेटिक है, बिल्कुल डेमोक्रेसी है। लेकिन क्या ब्रिटेन एक रिपब्लिक है, नहीं, क्योंकि वहां पे भी हेड जो है कौन है, किंग है। पहले क्वीन थी, अभी के टाइम में किंग, ठीक है। तो वो रिपब्लिक नहीं है। हमारा कंट्री रिपब्लिक है क्योंकि यहां पे हेड है। तो अब जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक है कि कैसे फ्रांस जो है, फ्रांस कैसे रिपब्लिक हुआ, हाउ फ्रांस बिकम रिपब्लिक। यानी कि एक बात तो क्लियर है, रिपब्लिक बनने के लिए फ्रांस को जो मोनार्की है उसको खत्म करना पड़ेगा ना, मोनार्की एबॉलिश्ड। कैसे एबॉलिश हुआ और कैसे जो है फ्रांस बिकम रिपब्लिक, इसको हम लोग समझेंगे, देखेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अभी तक का जो सिनेरियो है हम लोगों ने देखा, 1791 में अगर बात करें तो ये सिचुएशन ये था कि इस टाइम पे नेशनल असेंबली है, मींस ऑल मेजर डिसीजन टेकन बाय द नेशनल असेंबली, ठीक है। ये सिचुएशन है अभी के टाइम में 1791 के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा, किंग भी है। तो अगर किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो किंग का पावर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आने के कारण जो है ये काम वही कर सकते हैं जो नेशनल असेंबली देगा, इसके अलावा अपने मन से कुछ नहीं कर। तो सम हाउ वी कैन से
कि पावर इनका क्या हो गया है, जो है कम हो गया है, पावर कम हो गया है। किसके कारण? कॉन्स्टिट्यूशन के कारण। ठीक है, क्लियर? तो अब इसी कंटेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, किंग थे, इनका पावर कम हो गया, यहां नेशनल असेंबली, पब्लिक को राइट्स मिल गया। ठीक है, इन सारे एक्टिविटी के लिए क्या हुआ था? रिवॉल्यूशन हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, या उसी को बोल दो आप रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन तब जाके ये चीज हुआ। तो जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे तो वो थे रिवॉल्यूशनरी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे कहानी समझो ध्यान से। फ्रांस ये है, मान लो सपोज ये फ्रांस है। अब यार ये भी है ना, कोई कंट्री ऐसा तो नहीं है ना कि वो अकेले एग्जिस्ट करता है, कई सारे उसके आस पड़ोस में भी कई सारे कंट्रीज होते हैं। अब स्पेशली एट दैट टाइम, उस टाइम पर पड़ोस में जैसे ऊपर की साइड में कंट्री था एक, जो साम्राज्य कह लो, वो था प्रूसिया, और इधर साइड में था, थोड़ा सा इधर जाओगे तो ये था ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब एग्जैक्टली मैप नहीं देख रहे हैं, ठीक है, हमें बस समझना है। तो ये भी एक एम्पायर था, यानी कि राजशाही था, और ऑस्ट्रिया भी एक एम्पायर था। बस एक बेसिक लॉजिक समझ के देखो, ये राजशाही था तो ये चाहेंगे कभी कि इनके कंट्री में भी जैसा फ्रांस में हुआ है वैसा कुछ इनके कंट्री में भी रिवॉल्यूशन टाइप का हो? बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, ना तो ऑस्ट्रिया चाहेगा। तो जो ये फ्रांस और साथ में जो फ्रांस के जो राजा है, ये चाहते हैं भाई मेरा जितना पहले पावर था वापस से मुझे पावर मिल जाए, अभी मेरा पावर कम हो गया है। तो ये सिनेरियो क्या किया कि जो फ्रांस के राजा थे, इन्होंने इनके साथ मिलकर सीक्रेट, एक तरीके से सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी करने लगे। सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी बेसिकली षड्यंत्र करने लगे। और उस षड्यंत्र में क्या था? षड्यंत्र में ये था कि प्रूसिया और चाहे ऑस्ट्रिया, ये लोग अपने ट्रूप्स को, ये प्लान क्या कर रहे थे? दे प्लान टू सेंड देयर ट्रूप्स, यानी सैनिक, इन फ्रांस। देखो इन लोगों ने क्या देखा, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं दोनों ही किंगडम, ऑस्ट्रियन चाहे प्रूसिया, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार 1789 जुलाई 1789 से जो फ्रांस में हो रहा है, फ्रांस के अंदर जो है पावर गेन कर लिया है पब्लिक ने, राजा का हालत खराब कर रखा है, राजा के पावर को कम रखा है, एंड दे हैव दैट काइंड ऑफ फियर कि यार हमारे कंट्री के अंदर अगर इस तरीके का रिवोल्ट हो जाएगा तो। दैट इज द रीजन इन लोगों ने इन राजा के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी की है कि वी विल अटैक ऑन फ्रांस। अभी प्रेजेंट टाइम में फ्रांस पे रूल किसका है, मतलब कौन सारा मैनेज कर रहा है? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में वो लोग हैं जो पब्लिक के द्वारा चुने हुए हैं। कैसे चुने हुए वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो इसके पहले कि ये लोग अटैक करें, है ना, इसके पहले कि ये लोग अटैक करें, नेशनल असेंबली उनको पता चल गया। सो नेशनल असेंबली डिसाइडेड या डिक्लेयर्ड, छोड़ो डिसाइड क्या, डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब यहां का सिनेरियो आप ये देखो, जब इन्होंने नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दिया तो जो रिवोल्यूशनरीज थे व्हाट दे कंसीडर, इन्होंने क्या कंसीडर किया? दे कंसीडर दिस इज द वॉर अगेंस्ट किंग
राजाओं के खिलाफ है, किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज। ना एरिस्टोक्रेसी मतलब जो नोबल्स वगैरह हैं, जिनके पास ज्यादा जमीन हुआ करता था। तो इन्होंने ये चीज कंसीडर करके वॉलंटरली, मतलब गांव गांव से लोग उठ के आ रहे हैं कि नहीं चलो लड़ना है हमें, यूरोप में हर जगह जो है जहां से भी राजा वाजा है सबको हटाना है। सो दे वॉलंटरली पार्टिसिपेटेड, मतलब ऐसा नहीं था कि इनको कोई सैलरी वैलरी कुछ चाहिए ना, चलो लड़ेंगे। तो इन्होंने पूरी अपनी इच्छा से पार्टिसिपेट किया। इसमें एक बड़ा फेमस इवेंट था कि फ्रांस के साउथ में यानी कि फ्रांस के नीचे एक पोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी। उस सिटी का नाम है मार्सेली। सिटी का नाम है मार्सेली। स्पेलिंग वगैरह भाई देख लेना बुक में, ठीक है, कहीं अगर मिस्टेक हो रहा है। सो मार्सेली से जो लोग आ रहे थे पेरिस की तरफ, इन लोगों ने एक गाना गाया। वो सॉन्ग जो है रिलेटेड था, एक तरीके से वॉर सॉन्ग था, जो लोगों को थोड़ा सा एनर्जी दे दे उस टाइप का सॉन्ग था। अब वो सॉन्ग के कार जो है अच्छा खासा वो सॉन्ग फेमस हुआ, लेकिन वो गा कौन रहे थे? जो मार्सेली से आए थे। तो उस सॉन्ग को बोला गया मार्सेली सॉन्ग। क्या बोला गया? मार्सेली सॉन्ग, ठीक है। और ऐसा हमेशा होता है कि कोई भी ऐसा चीज जो लोगों को यूनाइट करे, सेंस ऑफ यूनिटी का फीलिंग दे, उसका हमेशा इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल का मतलब पॉजिटिव सेंस में, कंट्री को यूनाइट करने में। सो मार्सेली सॉन्ग, इसको लिखा किसके द्वारा था? बाई पोएट रॉगेट। अब ये देख लेना, ठीक है, रॉगेट लिसले। ये स्पेलिंग वगैरह आप लोग चेक कर लेना बुक में, ये काम करना है, ठीक है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी। तो इसको बाद में ये इतना फेमस हुआ कि आज के टाइम में फ्रांस का जो नेशनल एंथम है प्रेजेंट नाउ, ये क्या है? फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया है, ठीक है। आज प्रेजेंट टाइम में ये फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया है। तो सिचुएशन क्या हो रखा है? अब सिचुएशन ये है, ना सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है, ठीक, इंटरनल डिस्टर्बेंस भी है, क्योंकि रिवोल्यूशनरी कहीं ना कहीं, देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको राजा का रूल भी अच्छा लग रहा था, ठीक है, तो लोगों में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस था। और साथ में हम ये भी देखे थे यार, नेशनल असेंबली में जो सबको वोटिंग तो राइट्स नहीं मिला था ना, तो एक तो वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और दूसरा एक एक्सटर्नल वॉर चल रहा था। तो इस वॉर के सिचुएशन के कारण कुछ बातें चेंज हो रही थी। अब उसको समझते हैं। तो क्या था इस वॉर के कारण? एक तरीके से हम लोग कह दें, अगर मैं कहूं रिवॉल्यूशनरी वॉर मतलब तब से, जब से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ फ्रांस में, और वो वॉर जो जाके बाहर बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। तो इस रिवॉल्यूशनरी वॉर के कारण, मैं बोलूंगा इसको रिवॉल्यूशनरी वॉर, इसके कारण जो है, एक दो तरीके का वॉर है इसमें। कुछ वॉर विद इन फ्रांस लड़ा गया इंटरनल, और कुछ वॉर जो है एक्सटर्नल, यानी कि आउट ऑफ फ्रांस। अब इन वॉर के कारण जो है, जो पब्लिक लाइफ था, पब्लिक लाइफ वर फेसिंग सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस। अब उसमें लॉजिक बहुत है। देखो, ज्यादातर जो मेन थे वो तो चले गए बॉर्डर पे लड़ने के लिए, और वुमेन की अगर बात करें सोसाइटी में, वुमेन को ना सिर्फ जॉब करना पड़ रहा है, फैमिली का भी टेक केयर करना पड़ रहा है। तो एक तो इस चीज से परेशान, ऊपर से ज्यादा इनकम नहीं, इकोनॉमिकली पूरा का पूरा कंट्री डिस्टर्ब है, पब्लिक परेशान है।
इन वॉर के कारण पब्लिक दुखी है। उन्हीं सिचुएशन में ये सारी चीजें सिनेरियो चल रही है, तो कंट्री के अंदर क्या चल रहा है? कंट्री के अंदर जो है लोग लोग जो है स्टार्टेड टू टॉक अबाउट पॉलिसीज। किसकी पॉलिसी? जो नेशनल असेंबली के द्वारा बनाए गए पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करने लगे कि भाई जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है ना 1791 से, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिकल राइट दे रहा है वो सिर्फ किसको दे रहा है? पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू रिचर पीपल, जो रिच है। क्योंकि अगर देखा जाए सबको ना तो वोटिंग राइट्स था, ठीक है, जब वोटिंग राइट्स था ही नहीं तो फिर क्या ही इनका टेक केयर करेंगे? तो सबको पॉलिटिकल राइट्स सबको इक्वल नहीं मिल रहा था। तो ऐसे पीपल थे जो पैसिव क्लब वाले थे। अब पैसिव क्लब वाले कौन थे? पैसिव क्लब के लोग, पैसिव सिटीजन कौन थे? जो टैक्स जो है ना के बराबर पे कर रहे हो, बहुत कम पे कर रहे हो, ठीक है, वोमेन, और जो एडल्ट थे 25 साल से छोटे, तो ये तो वोट कर ही नहीं सकते थे। अब इन लोगों ने क्या किया? गवर्नमेंट के हर एक पॉलिसी के बारे में डिस्कस करना कि उसमें कमियां क्या है, उसको क्रिटिसाइज करना। एट द सेम टाइम ये अपना मेथड भी बताते थे कि हाउ इट शुड बी डन, मतलब ये चीज कैसे होना चाहिए, ठीक है, कोई चीज करना है तो ये कैसे। इस तरीके से नए पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे, छोटे छोटे पॉलिटिकल क्लब्स का मतलब एक विचारधारा वाले लोग होते थे अपने साथ में आके जो भी गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे, ये होने लगा। इन्हीं में एक सबसे बड़ा फेमस पॉलिटिकल क्लब था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। अब ये जैकोबिन नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि पेरिस में एक सेंट थे जिनका नाम था जैकब। अब होता क्या था कि इसके जो मेंबर्स थे अक्सर जो मीटिंग किया करते थे वो जो ग्रेवयार्ड था, मतलब जो सेंट जैकब का जो कब्र था, ठीक है, वहीं पे आसपास में ये लोग जाके मीटिंग करते थे। तो ये लोग जो क्लब बनाए, जो अपना पॉलिटिकल ग्रुप बनाए, उसका नाम रख दिया जैकोबिन क्लब। एट द सेम टाइम इस दौरान जो है वुमेन भी एक्टिवली पार्टिसिपेट थी पॉलिटिकल क्लब्स में, एंड वुमेन आल्सो फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब, ठीक है। तो जो अब मेजर, आप सोचो अभी के टाइम में जो नेशनल असेंबली में लोग हैं ज्यादातर अमीर लोग हैं, ठीक है। अब जो नया पॉलिटिकल क्लब बन रहा है, उन सारे क्लब में जो एक सबसे ज्यादा फेमस है वो है जैकोबिन क्लब, ठीक। इसके मेंबर कौन है? इसके मेंबर्स जो है ज्यादातर गरीब लोग ही हैं, स्पेशली पैसिव सिटीजन, वो जिनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिला था। अब आगे का जो रिवॉल्यूशन कंटिन्यू करेंगे वो ये करेंगे, क्योंकि जो नया नेशनल असेंबली बना है ना, जो न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया हुआ है, जो लोग रूल कर रहे हैं, ये जो है उनको बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंट्री में स्टेबिलिटी लेके नहीं आए। इवन कंट्री में और ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा, लोग बाहर दूसरे कंट्री से भी वॉर करना पड़ रहा है, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब हमारा जो स्टोरी चलेगा जैकोबिन क्लब के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा, ठीक। अभी हम लोग देखेंगे कैसे राजा को हटाएंगे, कैसे रिपब्लिक बनाएंगे, ऑल दिस थिंग्स। इसको मिटाता हूं। तो हम लोगों का जो एक फेमस क्लब है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जैकोबिन क्लब। तो जो इस क्लब के, ये भी पॉलिटिकल क्लब था जैकोबिन क्लब, इस क्लब के जो मेंबर्स थे, ज्यादातर मेंबर्स क्या थे? लेस प्रॉस्परस का मतलब वो जो थोड़े गरीब टाइप के थे, जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए डेली वेजर्स होते हैं, डेली वेजर्स है ना, दिहाड़ी मजदूर टाइप के, वर्कर्स, आर्टिसंस, शू मेकर एक्सेट्रा, ठीक है। वैसे जैकोबिन क्लब के उस टाइम लीडर थे, अगर लीडर की बात करें तो नाम था उनका, इनके जो लीडर थे मेन, उनका नाम था मैक्सिमिलियन
रॉबेस्पियरे, रॉबेस्पियरे, अगेन स्पेलिंग देख लेना अपना बुक में। सो मैक्सिमिलियन इसके लीडर थे, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही क्लब था, और भी कई सारे क्लब थे। तो जो जैकोबिन क्लब वाले लोग थे, अपने आप को डिफरेंट शो करने के लिए, टू शो देमसेल्फ एज ए डिफरेंट, टू शो देमसेल्व्स एज डिफरेंट, ये लोग क्या करते थे, डिफरेंट तरीके का क्लॉथ पहनते थे। डिफरेंट तरीके का क्लॉथ वो क्या था, लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर। अब रीजन ये था, इसको ऐसे पहनने का रीजन ये था कि उस टाइम पे जो अमीर लोग हुआ करते थे, नोबल्स जो हुआ करते थे, वो लोग जो है घुटनों तक का पैंट पहनते थे, उसको बोल सकते हो आप नी ब्रीचेस, और ऐसे कपड़े को बोला जाता था क्यूलोटिस। इस कपड़े को, इस पैंट को बोला जाता था, हाफ पैंट को, क्यूलोटिस। इन्होंने फैशन से नहीं, इनके अगेंस्ट ये शो करने के लिए कि तुम शॉर्ट पहनते हो, हम लॉन्ग पहनेंगे, अपने आप को डिफरेंट शो करने के लिए इन्होंने क्या किया, लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर पहनने लगे। और ये शो कर रहे हैं, मतलब इनको बोला गया कि सैंस क्यूलोटिस, यानी कि विदाउट, सैंस का मतलब विदाउट नी ब्रीच, मीन्स वो व्यक्ति जो हाफ पैंट नहीं पहनता है। एंड साथ में ये लोग रेड कैप भी कैरी करते थे, टू शो कि वो आजाद है, लिबर्टी को शो करने के लिए। तो इस तरीके का ड्रेस पहनने का मतलब ये था, ये दे ट्राई टू शो कि इट्स एंड ऑफ पावर, किसके पावर, हु हियर क्यूलोटिस। तो क्यूलोटिस देखो, ज्यादातर फ्रांस आप देखोगे ना, तो कोस्टल एरिया के पास ज्यादातर लोग इसी तरीके के ड्रेस पहनते हैं, लाइट शर्ट, हाफ पैंट, इस तरीके का ड्रेस। तो ये भी जो कपड़े पहनते थे, और ये लॉन्ग जो पहनते थे, ये सिंबलाइज करते थे कि तुम लोगों का जो पावर था वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे ही अगर आप देखोगे, हम लोग बात कर रहे हैं 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक। उसके बाद जो है एक्सटर्नल वॉर होने लगा, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक हार्डशिप के कारण जो लोग फ्रांस के झेल रहे थे, तो इन क्लब वाले लोगों ने, जैकोबिन क्लब, पीपल ऑफ जैकोबिन क्लब, इन्होंने क्या किया, कन्विंस्ड मतलब मना लेना, कन्विंस्ड पेरिसियन, मतलब पेरिस में लोगों को, पेरिसियन टू रिवोल्ट अगेंस्ट किसके, गवर्नमेंट। और इस बार गवर्नमेंट में है कौन, इस बार गवर्नमेंट में जो है नेशनल असेंबली भी है और राजा। तो ऑब्वियस बात है, राजा के ऊपर ही अटैक करेंगे। तो इन्होंने, क्योंकि हेड तो राजा ही है ना, तो 1792 की बात कर रहे हैं, एक साल बाद 10 अगस्त 1792 को इन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया, अटैक्ट ऑन पैलेस ऑफ ट्यूलरिस। ट्यूलरिस पैलेस बेसिकली ये पेरिस के अंदर ही था। पहले राजा कहाँ रहते थे, पहले राजा रहते थे वर्सैली में। अब हुआ क्या, जब रिवॉल्यूशन हुआ और गवर्नमेंट जो है नेशनल असेंबली वालों का आ गया, तो उन्होंने राजा को वहां से, लुई 16 है, राजा को जो है वर्सैली से शिफ्ट कर दिया पेरिस में। तो पेरिस में जो पैलेस था उसका नाम था पैलेस ऑफ ट्यूलरिस। ठीक है, इन लोगों ने यहां पे अटैक कर दिया और टेक किंग हॉस्टेज। इन्होंने क्या किया, राजा को क्या कहोगे, हॉस्टेज बना लिया। अब आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कंट्री को रूल करने के लिए लॉ बनाने का काम नेशनल असेंबली, ठीक है, मतलब यहां पे जो भी काम होगा ये किसके चुने हुए लोग हैं, पब्लिक के।
पब्लिक जो जैकोबिन क्लब जिन लोगों ने अटैक किया हुआ है, ठीक है, इनको खूब पब्लिक का सपोर्ट था। दे हैव ह्यूज लार्ज पब्लिक सपोर्ट, इनको पब्लिक सपोर्ट था। अब ना चाहते हुए भी नेशनल असेंबली को, क्योंकि देखो इनका गलती क्या था, किंग को क्यों इन्होंने किडनैप किया, उसका रीजन ये था कि किंग भाई जो है सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे, कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे हमारे कंट्री के खिलाफ, और जिसके कारण वॉर हो गया, और वॉर के कारण इकोनॉमिक हार्डशिप हमें झेलना पड़ रहा है। दैट इज द रीजन इन्होंने किंग को क्या किया, किडनैप कर लिया। किडनैप नहीं कहेंगे, हॉस्टेज, ठीक है। तो लगभग 2-4 घंटे किए होंगे। तो फिर नेशनल असेंबली ने क्या किया, क्योंकि इन्हें पता है कि भाई जो राजा को जो भी पकड़ के रखे हैं राजा को, तो ये भी तो पब्लिक सेंटीमेंट है, पब्लिक का ही जो सेंटीमेंट है। तो इन्होंने क्या किया, चलो ठीक है, इन्होंने वोट किया, और वोट करके राजा को क्या कर दिया, प्रिजन में डाल दिया, राजा को प्रिजन में डाल दिया। और इमीडिएटली नेक्स्ट इलेक्शन का मतलब कि अगला इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, अगला नेक्स्ट इलेक्शन अनाउंस्ड। और इस बार जो इलेक्शन अनाउंस किया गया, इस बार जो इलेक्शन होगा उसमें पार्टिसिपेंट कौन है, हर एक ऑल मेन जिसकी एज जो है 21 ईयर से ऊपर है, यानी मेन एज मोर देन 21 ईयर, he has got right to vote irrespective of wealth। कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम अमीर हो कि गरीब, क्या करेंगे, जो है वोट कर सकते हैं, ठीक है, वोटिंग राइट्स मिल गया। अब जब इलेक्शन हुआ और एक नए लोग चुन के आए, तो आप सोच के देखो कि जब राइट टू वोट 21 साल से ऊपर वालों को मिला, तो कहीं ना कहीं ये लोग किसको चुनेंगे, और उनको भी मिल गया जो गरीब लोग हैं। तो ज्यादातर मेंबर्स किसके चुन के आए, जैकोबिन क्लब के। ऐसा नहीं अदर मेंबर्स नहीं थे, अदर मेंबर्स भी चुन के आए, लेकिन जैकोबिन क्लब की मेजॉरिटी थी। तो इन्होंने सबसे पहला काम ये किया, इन्होंने नेशनल असेंबली का नाम चेंज करके नेशनल असेंबली रिप्लेस्ड बाय नाम उसका रखा गया नेशनल कन्वेंशन। अभी समझ में आएगा क्यों नेशनल कन्वेंशन रखा गया, नेशनल कन्वेंशन। अब इन्होंने ये चीज कहां से पिक किया था, तो देखो फ्रांस में जो चीजें हो रहा था, ये लोग ज्यादा इंस्पायर थे अमेरिका से। तो अमेरिका में जब रिवॉल्यूशन होने के बाद जब इनको संविधान बनाना था, उसके लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन शब्द का यूज किया था। वो जो सभा थी, कन्वेंशन का मतलब भी सभा ही होता है, तो इन्होंने असेंबली का मतलब भी सभा ही होता है। तो इन्होंने क्या किया, रेदर देन नेशनल असेंबली कहने के बजाय नेशनल कन्वेंशन टर्म यूज किया। और इनका सबसे पहला काम ये किया कि अब जो है, अभी तक क्या था, राजा हेड थे, अब जो है फ्रांस के हेड जो है देर, इन्होंने क्या किया इस तरीके से, देर इज नो रूल ऑफ किंग, यानी कि किंग का रूल का मतलब क्या है, मोनार्की। कन्वेंशन ने पहले यही ऑर्डर किया, मोनार्की इसको क्या करना है, एबॉलिश, यानी कि राजा अब नहीं रहेंगे। तो फिर पूरे फ्रांस को रूल कौन करेगा, नेशनल कन्वेंशन ही पूरा रूल करेगा, पूरा ही नेशनल कन्वेंशन ही जो है लॉ बनाएगा, सारा काम करेगा। हेड भी क्या है, नेशनल कन्वेंशन ही, सारा डिसीजन यहीं पे होगा। कई इसमें कोई अकेले कोई डिसीजन नहीं ले रहा, कई सारे लोग मिलकर डिसीजन लेंगे ये चीज। और लगभग 20 जनवरी को कब, 1793 डेट एक बार बुक में चेक कर लेना आप। 1793 को एक जगह नाम भूल रहा हूं, प्लेस, एक सेकंड में नाम देखता हूं, एक बार नाम भूल जाता हूं भाई। प्लेस डीला ऑन
कॉर्डो। ये जो प्लेस था, ये एक तरीके से आप चौक समझो, अपने अपने कंट्री में होता है ना चौक। हुआ क्या कि एक कोर्ट स्टैब्लिश किया गया, उस कोर्ट ने जो है राजा को क्या घोषित किया, राजा को गिल्टी पाया। कहां गए राजा? ठीक है, राजा को किस उसमें ट्रिजन मतलब देशद्रोह का इनके ऊपर जुर्म लगा और उसको पाया गया कि वो सही है। तो इनको जो है 20 जनवरी मतलब पूरे रॉयल फैमिली को एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि मार दिया गया। ठीक है, 20 जनवरी 1793 को पेरिस के एक बड़े फेमस चौक पे वहां पे इनका गला काट दिया गया। इस तरीके से जो है फ्रांस बिकम रिपब्लिक। अब जो कहने का मतलब फ्रांस में सिचुएशन क्या है, फ्रांस में जो सबसे ऊपर है, हाईएस्ट लेवल जो पूरे फ्रांस को कंट्रोल कर रहा है, वो पब्लिक के द्वारा चुने हुए हैं। सो दैट इज द रीजन फ्रांस मोनार्की एबॉलिश्ड एंड फ्रांस बिकम रिपब्लिक। लेकिन आप सोचो सिचुएशन, इस दौरान जो है पब्लिक की हालत क्या होगा। वो जो लोग ये सोच रहे थे कि राजा भी जब इस सिचुएशन में सुरक्षित नहीं है तो फिर एक आम आदमी का क्या होगा। तो एक तरीके से डर का माहौल पूरे फ्रांस में क्या हुआ, फैल गया। तो उसी डर के माहौल को अब डिस्कस करेंगे, इसको मिटाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कैसे जैकोबिन वाले पावर में आ गए। अगर देखा जाए तो 21 सितंबर 1792 को इलेक्शन हुआ था और नया नेशनल कन्वेंशन बनाया गया। तो कंट्री पहले तो डेमोक्रेटिक था ही, अब जो है क्या बन गया, कंट्री रिपब्लिक। ठीक है, हमने ये भी देखा कि कैसे राजा का डेथ भी हुआ। कब? 21 जनवरी 1793। तो 1793 से लेकर 1794 इसको माना जाता है एक तरीके से डर का दौर, है ना। इट वॉज अ रीन ऑफ टेरर। अब ये ऐसा क्यों था? इसका रीजन ये था कि उस टाइम पे यानी कि पूरे कंट्री को कंट्रोल करने वाले थे जो है वो थे रॉबेस्पियर। मतलब बात ये था कि ज्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स थे वो जैकोबिन क्लब के थे और जैकोबिन क्लब के जो मेन लीडर थे वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इन्हीं के पास मेजर पावर हुआ करता था और ये सारा कंट्रोल करने का काम करते थे। तो इन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी क्या अपनाया, दे फॉलोड पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल, मतलब बहुत ताकत से कंट्रोल करना, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना, सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट मींस अगर कोई भी अदर पार्टी का मेंबर हो, या फिर कोई क्लर्जी हो या कोई नोबल या इवन ओन पार्टी का मेंबर भी अगर मान लो इनके काम को क्रिटिसाइज करता था, तो ये क्या मानते थे उसको, ही इज द एनिमी ऑफ रिपब्लिक, उसको रिपब्लिक का एनिमी मानते थे। ये जो इतना मेहनत से हम लोगों ने रिपब्लिक कंट्री बनाया हुआ है, इसका एनिमी मानते थे। अब जब इन लोगों ने गवर्नमेंट चेंज किया था तो सब कुछ चेंज हो गया था, इवन इन लोगों ने कोर्ट भी चेंज किया था। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कर देते थे, अरेस्ट कर लेते थे। कोई भी व्यक्ति इनके अगेंस्ट अगर बोलता था तो ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते थे। उसका ट्रायल होता था, कहां पे, इन लोगों ने नया कोड बनाया था जिसका नाम था रिवोल्यूशनरी कोड। तो लोगों का ट्रायल होता था। ट्रायल में अगर तुम जो है गिल्टी पाए गए तो तुम्हारा हो जाएगा गिलोटिन। अब ये गिलोटिन क्या होता है? गिलोटिन बेसिकली एक तरीके का, जैसे ये दो पोल है, ठीक है, ऐसा कुछ डिवाइस था, दो पोल है,
ठीक है, यहां पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है जहां पे लोगों का गर्दन रखा जाता था, ऐसे गर्दन रख दो, ठीक है, थोड़ा सा मिडिल में कर दो, ठीक, और यहां पे लगा रहता था ब्लेड, एक बहुत ही हैवी ब्लेड, और इसको कनेक्ट करते थे फिर एक चेन सॉ से, चेन वगैरह जो भी है, सॉ नहीं है, चेन से, और इसको फिर छोड़ते थे, ये नीचे जाता था और गर्दन कट जाती थी शटाक। इसका गिलोटिन नाम पड़ने का रीजन ये था कि इसको इन्वेंट करने वाले जो थे, इन्वेंटेड बाय डॉक्टर गिलोटिन। सी एक तरीके से ये क्या कर रहे हैं, ये तो लोगों के ऊपर हार्डशिप ही हो रहा है, तो ये हम लोगों ने एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट बताया कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बंदा इनको अगर कोई बुराई कर रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है, बट सोशल एस्पेक्ट में क्या चल रहा था, सोशल और इकोनॉमिक कह लो, इकोनॉमिक और सोसाइटी के एस्पेक्ट में। अब इसने जो है पब्लिक के लिए क्या किया ये समझो। अब सबसे पहला चीज इसके लिए कंसर्न ये था कि चीजों का प्राइस नहीं बढ़ना चाहिए, जो भी फूड प्राइस है वो कम रहना चाहिए, तो इसके लिए इन्होंने किया क्या कि लोगों के वेजेस एंड प्राइस ऑफ फूड, इसके ऊपर क्या किया, सीलिंग लगा दिया, पुट सीलिंग। इसका मतलब क्या है आप समझो, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो कोई व्यक्ति डेली वेजर का सैलरी जो है मान लो फिक्स कर दिया कि आप 100 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते हो, चाहे वो कोई भी काम हो, 100 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते, जो भी रहेगा इससे नीचे ही रहेगा। तो इस तरीके से कोई बंदा अमीर नहीं रहेगा और उसके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं रहेगा कि वो ज्यादा सामान खरीदे, फिक्स है। दूसरा चीज, दूसरा एस्पेक्ट उसका ये था कि आप फूड प्राइस जो है नहीं बढ़ा सकते हो, एक फिक्स लगा दिया कि आप जैसे मान लो टमाटर है 10 रुपए किलो, आप 9 बेचो 8 बेचो, सीलिंग मतलब जैसे छत वाला होता है ना, वही कि हाईएस्ट प्राइस लगा दिया, उसके ऊपर नहीं जा सकते हो। दूसरी बात, इन्होंने जो मार्केट के अंदर मीट था एंड ब्रेड, उसको रैशन कर दिया, रैशन मीट एंड ब्रेड। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे कंट्री में राशन कार्ड होता है तो कभी कभी बड़ा डाउट भी रहता है लोगों को, बड़ी छोटी छोटी बात रहती है। राशन का मतलब होता है लोगों के लिए फिक्स क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आज भी अगर आप राशन शॉप पे जाओगे तो वहां पे गरीबों को जो आटा जो भी है 5 kg फिक्स मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, अगर इससे ज्यादा चाहिए अगले महीने आना। तो क्वांटिटी को फिक्स करना, इसका मतलब उसको रैशन, उसी को राशन कार्ड आप बोलते हो, उसी को रैशन करना, ये शब्द का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इन्होंने ये फिक्स कर दिया। इसके अलावा जो भी हाई प्राइस प्रीमियम व्हाइट फ्लोर हुआ करता था, व्हाइट फ्लोर जो इनका था, मतलब जो प्रीमियम आटा था उसको बैन कर दिया। तो ये कोशिश क्या कर रहे थे, ही ट्राई टू इंप्लीमेंट इक्वालिटी इन सोसाइटी में ये इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे थे एक तरीके से, बट स्ट्रिक्टली ये भी ध्यान रखना कि अगर कोई अगेंस्ट होगा तो फिर वो इस लाइन में आएगा, उसका ये हाल होगा। तो सोसाइटी में इक्वालिटी हो, सिर्फ इतना ही नहीं, ये इक्वालिटी जो था आल्सो कुड बी सीन इन देयर स्पीचेस। ये लोग जो है अपने भाषणों में जो बातें करते थे वो भी इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता था, ठीक है। ये सारी चीजें हो रही थी। तो सोसाइटी में इक्वलिटी पेश करने के लिए इस तरीके की एक्टिविटी। अब इससे क्या हुआ, जो थोड़े से क्या हो गया था, ये ज्यादा ही स्ट्रिक्ट डिसीजन के कारण लोग दुखी हो गए थे, ठीक है। पीपल फेसिंग प्रॉब्लम, मतलब आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कुछ भी उनके बारे में बोल नहीं सकते हो, अगर बोलोगे तो फिर उठा के जेल में डालेंगे और ये सारी चीजें फिर होगा। इवन इनके ही लोग इससे दुखी हो गए थे। एक टाइम आया जो लोग पब्लिक थे वहां के, जो जैकोबिन क्लब वाले थे, इनके ही लोग दुखी हो गए थे, और इन्होंने इसी को जो है क्या किया, इन्हीं को, यानी फाइनली रॉबेस्पियरे फेस ट्रायल। किस बात, देखो वैसे तो
इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन इन्हीं के लोगों ने इसके ऊपर इल्जाम क्या लगाया कि तुम डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे हो, तुम जो है सोसाइटी के अंदर टेरर स्प्रेड कर दिए हो, ठीक है, तुम एक तरीके से इंटॉलरेंस हो, इस तरीके की पॉइंट ऑफ व्यू से इनके ऊपर क्या लगा, इनके ऊपर इल्जाम लगा। और ये क्राइम फाइनली जो है क्या हुआ, ये फाउंड गिल्टी, ही फाउंड गिल्टी, और गिल्टी फाउंड तो फिर क्या हुआ होगा, इनका भी गिलोटिन हो गया, फाइनली ही डाइड, फाइनली गिलोटिन। तो रॉबेस्पियर की जो पॉलिसी थी बहुत ही ज्यादा हार्म थी, इवन वो जिस तरीके से इक्वलिटी को इंप्लीमेंट कर रहे थे वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस। अब आप इक्वलिटी का लेवल ही देख लो, जैसे हमारे यहाँ सर बोला जाता है, तो ऐसे ही वहां पर फ्रांस में मोन्जियर बोला जाता है, मोन्जियर सर। अब सर शब्द आप उसके लिए इस्तेमाल करते हो जो आपसे हायर, तो इसको भी बैन कर दिया मोन्जियर और मैडम शब्द यूज करने से। रेदर देन अगर आपको किसी मेन को रिप्रेजेंट करना है तो बोलो आप उसको सिटोइन, मतलब सिटीजन, सिटीजन। और जब आप ये शब्द बोल रहे हो तो आप मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और मैं लेडी के लिए यूज करो सिटोइनी, यानी कि वुमेन के लिए, ये भी सिटीजन ही है बट वुमेन। तो इनका लेवल ऑफ इक्वलिटी जिस लेवल से इसको इंप्लीमेंट कर रहे तो बहुत ही हार्मफुल था। और फाइनली क्या हुआ था इनके साथ, जुलाई 1794 में क्या हुआ था, इनका गिलेटिन कर दिया गया था। यानी अब क्या हो गया, अब सिचुएशन ये हो गया है कि जो जैकोबिन के जो मेन लीडर हैं वो डेथ। इससे क्या हुआ, जैकोबिन फॉर्म गवर्नमेंट जो था, इससे क्या हुआ, इनका जो गवर्नमेंट था वो कोलैप्स कर गया, मतलब एक तरीके से इनका गवर्नमेंट ही खत्म हो गया। तो एक नया इलेक्शन हुआ, वापस से न्यू इलेक्शन हुआ, न्यू इलेक्शन। अब सोच के देखो, इस टाइम पर पब्लिक के अंदर जो है एक जैकोबिन वालों की मेमोरीज भी अच्छा खासा है। तो अब जो है वापस से जब इलेक्शन में जीते ज्यादातर यहां पे कौन थे, वेल्दी मिडिल क्लास पीपल, मिडिल क्लास पीपल। अब ये लोग पावर में आए, तो पावर में आते ही इन्होंने क्या किया, एक तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इन्होंने 2 लेजिस्लेटिव बॉडी बनाया, 2 लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लो, बॉडी क्या कहना, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जिसका काम है लॉ बनाना। जैसे एक जो पहला था फर्स्ट का काम था न्यू लॉ फॉर्मेशन, नया लॉ बनाएगा, जो भी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लॉ है उसके बारे में चेक करेगा, सारा कुछ ऑब्जर्व करेगा। एंड सेकेंड का काम ये था कि उस लॉ को, जो नया लॉ बना है उसको प्रॉपर वे से पढ़ना समझना, प्रॉपर वे से समझना, और अगर उनको लगा सही तो ये रिजेक्ट करेंगे या पास करेंगे, रिजेक्ट करेंगे या पास करेंगे। तो हमारे कंट्री में भी है, बट उसका एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, हम लोग पॉलिटिकल जब डिस्कस करेंगे तो देखेंगे। जैसे हमारे यहाँ एक लोकसभा है जिसके अंदर जो है लॉ वगैरह मतलब राज्यसभा में भी बनते हैं, लेकिन जो लॉ बनने का एक प्रोस्पेक्टिव है वो दोनों ही हाउसेज में एक अलग प्रोस्पेक्टिव से देखा जाता है, ठीक है। तो इसको बोल सकते हो आप अपर हाउस। इन दोनों में जैसे इनके मेंबर जो चुने जाते थे वो लगभग 30 साल से ज्यादा होने चाहिए, ये चुने जाते थे लगभग 40 साल से ज्यादा। और खास बात ये था कि अब वोटिंग का राइट्स किसके पास था, ओनली पीपल हु हैड प्रॉपर्टी, उन्हीं को क्या था वोटिंग राइट्स, कुड वोट, यही क्या कर सकते थे, वोट। मतलब जो पैसे वाले लोग थे, प्रॉपर्टी जिनके पास था, वही लोग वोट कर सकते थे। तो अब उसका कंक्लूजन क्या निकला, यानी कि जो सैन क्यूलोटिस थे, सैन क्यूलोटिस, इनके पास
नो वोटिंग राइट्स। जो गरीब लोग थे वापस से इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। और उसमें पब्लिक सेंटीमेंट देखो ना, पब्लिक तो वैसे ही इन लोगों से दुखी हो रखा था रॉबेस्पियर की एक्टिविटी से। तो ये समझ में आया। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ये था कि हम लोग 2 काउंसिल बनाएंगे। एक काउंसिल नए नए लॉ को बनाएगा, जो उस लॉ को बनाया गया उसको अच्छे से रीड करना समझना उसको जो है कौन करेगा, दूसरा हाउस। वो जो काउंसिल रहेगा जब ये लॉ को फाइनली पास करेगा तो फिर इसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए डायरेक्टरी बनाया, डायरेक्टर। अब इसमें डायरेक्टर क्या थे, 5 मेंबर्स हुआ करते थे, 5 मेंबर्स। अब ये 5 मेंबर क्यों, देखो अभी इसके पहले जो है रॉबेस्पियर को देखा, एक व्यक्ति के हाथ में जब पावर था तो कितना डिस्ट्रक्शन किया। तो इन्होंने 5 मेंबर, यही लोग मिलकर क्या करते थे, इस 5 मेंबर को अपॉइंट करते थे, दोनों हाउस मिलकर सहमति से। तो ये 5 मेंबर का काम क्या था, इनका काम ये था कि कैसे जो लॉ पास हुआ है लॉ को इंप्लीमेंट करना, लॉ को इंप्लीमेंट करना। ठीक है, तो जैसे आप 5 मेंबर का मतलब आप समझ सकते हो, जैसे हमारे कंट्री में मिनिस्टर्स होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या था, प्रॉब्लम ये था कि ये जो 5 मेंबर थे, ठीक है, ये वो लॉ इंप्लीमेंट नहीं कर जो ये चाहते थे। लॉ तो कोई और बना रहा था, somebody else law is making, लॉ तो किसी और के द्वारा बनाया जा रहा था, इंप्लीमेंट नहीं किया। तो इन दोनों के अंदर क्या होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। तो कभी कभी क्या करते थे, किसी एक मेंबर को ये लोग मिलकर हटा भी देते थे। तो कहीं ना कहीं वापस से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होने लगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मींस ये लोग आपस में ही, 5 मेंबर है, मैं ज्यादा पावरफुल हूं, तुमको कम पावर है, ये वो, इस तरीके के लफड़े में जो है ये लोग आपस में ही झगड़ा करने के कारण एक तो कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन वापस से बढ़ने लगा, इससे बड़ी चीज करप्शन बढ़ने लगा, करप्शन बढ़ने लगा। और पब्लिक सेंटीमेंट या कह सकते हो सोशल इंस्टेबिलिटी, यही पब्लिक सेंटीमेंट डिस्टर्ब होने लगा। ये एक तरीके से रास्ता बना, एक मौका बना, जिसके कारण जो है यहां पे फ्रांस में मिलिट्री डिक्टेटरशिप आया। मिलिट्री डिक्टेटरशिप आया। और वो मिलिट्री डिक्टेटर था कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट पावर में आया। इन्होंने क्या किया, पावर कंट्रोल कर लिया अपने हाथ में। मिलिट्री वाला बंदा था। और किसी भी कंट्री, आप चेक कर लो, हिस्ट्री उठाओ, चेक करो, किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर डाउन होगा, उस कंट्री को मिलिट्री जो है ओवरटेक करने का कोशिश करता है। इसीलिए मैं अभी क्लास में बोला भी था कि हमारे कंट्री का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए कि हमारे कंट्री में कभी भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाला टाइप कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है। ठीक है, उसके प्रोविजन ऐसे हैं कि कोई कोशिश भी करेगा तो भी नहीं हो पाएगा। इतना अच्छा से सेपरेशन ऑफ पावर, सब कुछ कभी डिस्कस करेंगे आगे। तो ये समझ में आया मिलिट्री डिक्टेटरशिप। और अगर फ्रांस का सिचुएशन देखोगे तो ये आगे चल के ना, नेपोलियन बोनापार्ट आप क्लास 10th में पढ़ोगे, खुद को एम्परर घोषित कर देता है, मतलब राजा खुद को घोषित कर देता है। तो कहानी कहां से शुरू हुई थी, ये ज्यादा नहीं, मुश्किल से 1800 कुछ में, अभी हम लोग 1795 के आसपास हैं। ठीक है, 2 ही 4 साल के अंदर अपने आप को एम्परर घोषित किया। तो कहानी कहां से शुरू हुआ था, फ्रांस में किंग से रिवॉल्ट करके डेमोक्रेटिक बनाया गया, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश किया। फिर वापस से किंग को हटा के रिपब्लिक बनाया गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया गया। ठीक है, ये चल रहा था। फिर वापस से कौन आ गया, एम्परर, यानी कि अगेन किंग का राज। समझ में आ रहा है कहानी कहां से कहां जा रहा है, वापस से किंग का। तो इसका इंपैक्ट क्या होता है, ये क्या करते हैं, वो सारा इंपैक्ट हमें क्लास 10th में देखने को मिलता है। अब अगर मान लो इस रिवॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये रिवॉल्यूशन बहुत सारी बातों को सामने लेके आया। लोगों के अंदर इक्वलिटी की फीलिंग लेके आया, लोगों ने फ्रीडम के बारे में जाना, फ्रीडम, लोगों ने फ्रेटर्निटी का मतलब समझा। तो ये सारे ऐसे आइडियल्स थे जो फ्रांस के पॉलिटिक्स को, फ्रांस ही नहीं पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को, फ्रांस और वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को
कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, आज भी ये आइडियाज जो है, दीज आर दी आइडियल्स। कहां से निकल रहे हैं ये आइडियल्स? फ्रांस के रिवॉल्यूशन से। आजादी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। ठीक है, और ये आज भी पॉलिटिकल स्फेयर को क्या कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है। तो हमारा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो यहीं तक था, नॉट चैप्टर वाइज। जो मेजर डिस्कशन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो यहीं तक था। अब साइड की कुछ बातें हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो है आज चैप्टर को ओवर करें, कोशिश है, देखते हैं। ठीक है, जो चैप्टर का मेजर पॉइंट था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब कुछ साइड की बातें, जैसे वुमेन का कंडीशन क्या था, वुमेन के कंडीशन के बारे में, क्योंकि किसी भी सोसाइटी को चेक करना है तो आप देखोगे जब भी कोई ट्रबल सिचुएशन आता है तो सबसे ज्यादा वुमेन को झेलना पड़ता है। तो वुमेन का सिचुएशन कुछ ऐसा था उस टाइम पर कि एक तो दे वर नॉट एजुकेटेड, एजुकेशन इनको अलाउ ही नहीं था, पहला चीज। उस टाइम पे एजुकेशन की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जो वेल्दी लोग होते थे, वेल्दी पीपल, इनकी जो डॉटर्स होती थी, इनकी डॉटर्स, सिर्फ यही लोग जो है कॉन्वेंट स्कूल में जा पाती थी, अदरवाइज और किसी को नहीं। तो इनको ना तो आम वुमेन को ना तो एजुकेशन प्रोवाइड था, ना ही बेहतर ट्रेनिंग, नॉट जॉब ट्रेनिंग। बट क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस ऐसा था, दे हैव टू वर्क, ये वर्क करती थी, लेकिन वर्क किस तरीके का, जैसे डोमेस्टिक वर्क, डोमेस्टिक वर्क, फ्रूट्स बेचना, फ्लावर्स बेचना, ऐसे इस तरीके से छोटे मोटे काम। और साथ में इनकी जो वेजेस थे वो भी बहुत कम हुआ करते थे। तो जब रिवॉल्यूशन होने लगा, जब रिवॉल्यूशन होने लगा, रिवॉल्यूशन की एक्टिविटी होने लगा, तो इन लोगों को लगने लगा, ये होप, मतलब उम्मीद जताने लगे कि इफ वी पार्टिसिपेट इन दीज रिवॉल्यूशंस, हमारी भी लाइफ शायद चेंज हो जाए। लाइफ चेंज के होप में इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। अब पार्टिसिपेशन का क्या, पार्टिसिपेशन का आप अंदाजा ऐसे लगा सकते हो कि दे इवन फॉर्म दियर पॉलिटिकल क्लब्स, इन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, अपनी बातों को प्रेजेंट करने के लिए न्यूज़पेपर वगैरह भी प्रिंट करने लगे, न्यूज़पेपर्स। और अगर उस टाइम को हम लोग काउंट करेंगे तो ऑलमोस्ट 60 क्लब्स ऐसे पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए थे, पॉलिटिकल क्लब्स ऐसे बने थे। उनमें से एक बड़ा ही फेमस था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। तो इन्होंने अपने क्लब बनाए। अब ये क्लब का डिमांड क्या था, क्लब का डिमांड था कि एक तो इक्वल वेज मिले, इक्वल वेज मिले, और जो भी वोटिंग राइट्स है वो इनको मिलना चाहिए, वोटिंग राइट्स ये सब मिलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने इवन रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया। हुआ क्या, जब 1791 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बना, रिवॉल्यूशनरी वालों ने बनाया था, उसमें जो है वुमेन को किस में डाल दिया था, पैसिव सिटीजन में, पैसिव सिटीजन। तो प्रॉब्लम क्या था, ना तो इनको वोटिंग का राइट्स मिला, ना ही ये पॉलिटिकल जो असेंबली था उसके मेंबर बन सकते हैं, ना ही ये किसी तरीके के पॉलिटिकल ऑफिस बियर कर सकते हैं, मींस नो वोटिंग राइट्स। अब वोटिंग राइट जब मिला ही नहीं तो क्या बनोगे तुम, मेंबर ऑफ असेंबली, असेंबली के मेंबर तो बन ही नहीं सकते हो। और तीसरा, कोई पॉलिटिकल ऑफिस आप होल्ड नहीं कर सकते हो, ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हो। बट इसके बावजूद भी जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उन्होंने काफी कुछ किया। जैसे रिवॉल्यूशनरी जब गवर्नमेंट आई, रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट जो शुरुआत में आई थी, उन्होंने जैसे गवर्नमेंट स्कूल या स्टेट स्कूल खोले। इन स्कूल्स में सभी गर्ल्स की एजुकेशन कंपलसरी कर दिया, कंपलसरी। इवन कोई फादर जो है अपनी बेटी का फोर्सफुली मैरिज नहीं कर सकता, फादर जो है फोर्सफुली मैरिज नॉट अलाउड।
ये बैन कर दिया। एंड ये अलाउ कर दिया कि कोई भी जो है मैरिज को एज ए कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, मैरिज को एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। सिविल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हो गया कि डाइवोर्स को लीगल कर दिया। डाइवोर्स को क्या कर दिया? लीगल। मान लो कोई लड़की है, उसको किसी के साथ नहीं रहना, तो वो डाइवोर्स ले सकती है। ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन जो नहीं किया था वो वोटिंग राइट्स नहीं दिया था और अदर चीजें। अभी भी पॉलिटिकल डिमांड चल रहा था, लेकिन जब जैकोबियन वाले आए तब, भाई जैकोबियन वाले जब आए तो इन्होंने तो सबसे पहला काम ये किया कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज थे, पॉलिटिकल क्लब थे, पॉलिटिकल क्लब, इन सबको बैन कर दिया, बैन कर दिया। और अगर गलती से कोई जैकोबियन क्लब वालों, जैकोबियन क्लब मतलब ये भी रिवोल्यूशनरी थे, इन गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोलता था तो इवन मेनी जो प्रोमिनेंट वुमेन थी उनको भी इन्होंने क्या किया? एग्जीक्यूट कर दिया था, यानी कि अरेस्ट कर लिए और इनको पाया गया कि इन्होंने क्राइम किया है, गिल्टी है, एंड फाइनली दे गेट एग्जीक्यूटेड। तो इनको भी क्या हुआ सब। तो ये जैकोबियन वाले अत लेवल का क्राइम कर रखे थे, वुमेन को भी नहीं छोड़ रहे थे। बट थिंग्स यहीं पे एंड नहीं हुआ। वुमेन जो है अगले 200 साल तक इन सब चीजों का प्रयास कर, इनका डिमांड क्या था? एक तो राइट टू वोट इनको मिलना चाहिए, और दूसरा इनका था इक्वल वेज। लगभग 200 साल लग गए, लगभग 200 साल। 1946 में जाकर इनको वोटिंग राइट्स मिला। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, आप वुमेन के सिचुएशन का अंदाजा लगा सकते हो फ्रांस में, वर्ल्ड में। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम लोग। स्लेवरी के बारे में ही बात करते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है स्लेवरी के प्रोस्पेक्ट से भी। ठीक है, इसको मिटा दें। उस टाइम पर एक मेजर एक्टिविटी था स्लेवरी, सोसाइटी के लिए ये भी एक मेजर इश्यू था। खासकर जो ब्लैक पीपल थे जिनके साथ अन्याय होता था, तो इनकी लाइफ कैसी थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोगों की कहानी जो चल रहा है वो 1789 के बाद, ये वो टाइम है जब यूरोपियन कंट्रीज ने कई सारे कॉलोनीज बना लिए थे, कॉलोनीज बनाए थे, यानी अदर कंट्री में जाके, अदर जगह पे जाके उनके जमीन को हड़पना, ये वाला काम कर चुके थे। अब इस चक्कर में फ्रांस की भी कई सारे कॉलोनीज थी, फ्रांस की भी कॉलोनीज, जैसे कि मॉन्टेनिक, या स्पेलिंग वगैरह देख लेना, ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ है, गैला एंड सैन डोमिंगो। तो ये कुछ कॉलोनीज थी, इसके अलावा भी बहुत कॉलोनीज थी, बट इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब ये वो कॉलोनीज थी जो मेजर चीजों की सप्लाई करती थी फ्रांस में, मेजर सप्लाई। वो मेजर सप्लाई क्या था? मेजर सप्लाई क्या था? जैसे टोबैको, टोबैको, सुगर, सुगर, इंडिगो, इंडिगो, कॉफी। तो ये मेजर सप्लाई था जो इन कॉलोनीज में होने वाले प्लांटेशन एक्टिविटी में, प्लांटेशन एक्टिविटी से प्रोड्यूस होता था और सप्लाई होके यहां पे आता था। बट प्रॉब्लम ये था उस टाइम पर कि कोई भी यूरोपियन नॉट रेडी टू वर्क इन प्लांटेशन, कोई प्लांटेशन में काम करने के लिए रेडी नहीं था। अब इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण ये हुआ कि प्लांटेशन में शॉर्टेज ऑफ वर्कर था, इनको वर्कर चाहिए था, शॉर्टेज ऑफ वर्कर था। इसी शॉर्टेज ऑफ वर्कर के सॉल्यूशन के चक्कर में स्लेवरी वाली एक्टिविटी का इजाद हुआ, स्लेवरी वाला एक्टिविटी। और स्लेवरी वाले एक्टिविटी में एक बड़ा ही फेमस ट्रेड रूट माना जाता है, स्लेवरी रूट कह लो, उसको बोला जाता है ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड। अब ये ट्राइंगुलर क्या था तो समझते हैं। ये अमेरिका है, ये अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका है, अभी इंडिया वाले साइड को छोड़ते हैं, इधर आते हैं क्योंकि यूरोप से मतलब है हमें। ठीक है,
ओके, तो ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ अमेरिका। और यहां पे कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स थे, यहां पे कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स थे, उनको बोला जाता था कैरिबियन आइलैंड, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। दीज आर दी कैरिबियन आइलैंड्स। और यहीं पे मेजर प्लांटेशन एक्टिविटी हो रहा था। अब जियोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो इक्वेटर के पास है। मैंने कहा हर चीज का लॉजिक होता है। आप जियोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ तो समझ में आएगा कि क्यों ये लोग इसी एरिया को पिक किए, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज्यादा बेहतर। तो ये है फ्रांस। तो फ्रांस के कुछ जगह है पोर्ट के नाम, बॉटेक्स वगैरह देख लेना नाम, नैंटेस व्हाटएवर। तो ये क्या करते थे, यहां से आते थे अफ्रीका में बोट लेकर अपना, ठीक है। यहां से ये लोग क्या करते थे, स्लेव परचेज करते थे, स्लेव को खरीदते थे, परचेज करते थे, यानी कि लोगों को, ब्लैक पीपल को निग्रो भी कहा जाता है, जो सहारा के नीचे जो रहते हैं। आप स्पेशली आप यहां पहुंच जाओ थोड़ा सा, तो यहां से इन्होंने स्लेव खरीदा। उन लोगों के ऊपर ध्यान से समझना, उन लोगों के ऊपर ब्रांडिंग किया जाता था। ब्रांडिंग करते कैसे थे, जिनको खरीदा उनको लोह, जैसे आयरन रॉड है ना, उसके ऊपर कोई निशान है, उसको पूरा हीटअप करके, गर्म करके फिर उनके बॉडी पे लगाना, तो ब्रांडिंग करना। फिर उनको चेन में बांधना, सेकंड चेन में बांधने के बाद फिर उसको लेके जाते थे ऑल अक्रॉस दी अटलांटिक ओशन। ये आपका क्या है, अटलांटिक। तो यहां से ले जाके ये क्या करेंगे, उस स्लेव को यहां पे मींस इन कॉलोनीज, स्पेशली ये वाले कॉलोनीज, कैरेबियन कॉलोनी में, दे सेल स्लेव्स, किसको, टू दी प्लांटेशन, जो प्लांटेशन के चीफ हैं, प्लांटेशन चीफटेंस, इनको बेच देते थे। ध्यान से समझना, इनको बेचने के बाद जो है क्या करते थे, यहां से ये सब जो आइटम है, ये सारी चीजें इनको खरीद लेते थे, और वापस से अमेरिका में बेचते हुए और वापस से फ्रांस में ले जाके बेच देते थे। तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है, ट्राइंगल बना रहा है। तो ये स्लेव ट्राइंगल था बिटवीन किसके बीच, अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, 3 कॉन्टिनेंट के बीच जो है स्लेव ट्रेड। अब जब 1791 में पहली बार ये लोग रिवोल्यूशनरी जब पावर में आए, तो इन लोगों ने कोशिश बहुत किया कि स्लेवरी को क्या किया जाए, स्लेवरी को एंड करने का, लेकिन कर नहीं पाए। उसका रीजन आप समझो, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा बिजनेस हो गया था, लोगों के ये बहुत प्रॉफिट दे रहा था। सो दे वर फियर टू एबॉलिश, क्योंकि इनको लग रहा था कि अगर हम करेंगे तो जो बड़े बिग बिजनेसमैन है वो क्या करेंगे, हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना, बिग बिजनेसमैन, यस नॉट सपोर्ट। लेकिन जब जैकोबिन वाले पावर में आए, इन्होंने 1794 में क्या किया, एबॉलिश कर दिया। 1794 में लॉ बनाकर एबॉलिश कर दिया। लेकिन जब नेपोलियन वापस से पावर में आया, आफ्टर 10 इयर्स, इन्होंने वापस से क्या कर दिया, अलाउ कर दिया स्लेवरी, इसको लीगल कर दिया स्लेवरी को। और फ्रांस में देखा जाए तो फाइनली फ्रांस में 1848 में स्लेवरी एंड हुआ था। तो काफी साल बाद आगे जाके स्लेवरी एंड होता है। तो ये एक ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ब्लैक स्पॉट कह सकते हो, ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक ब्लैक स्पॉट। आप इस स्लेवरी के बारे में पता करो, ठीक है, पता करोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे एक मूवी है 12 ईयर ऑफ स्लेव, और बहुत सारी मूवीज बने हुए हैं, उन मूवीज को देखो। एक मूवी है वुमेन के ऊपर है, हेल्प करके, आप मूवी को देखो। दैट इज द रीजन इस टाइप की मूवीज आपके अंदर एनकरेज करेगी ह्यूमैनिटी डेवलप करने में, ठीक है, और वो होना चाहिए। आप कुछ भी हो, यू मस्ट हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी एट एनी कॉस्ट। यही आपको जो है हम्बल और बेहतर इंसान बनाता है। तो ये समझ में आया स्लेवरी।
ठीक है, वहां का स्लेवरी कैसे एबॉलिश हुआ, फिर कैसे वापस से रीइंट्रोड्यूस हुआ, क्यों एबॉलिश नहीं कर रहे थे, ये सारा कंसेप्ट क्लियर है, आगे डिस्कस करते हैं इसको मिटा। रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, एंड एवरीडे लाइफ। सो एक प्रश्न ये है कि क्या वाकई में पॉलिटिक्स जो है लोगों के लाइफ में एक्सटेंसिव लेवल ऑफ चेंज लेके आता है, जैसे कि क्लॉथ हो गया, मतलब बेसिक लेवल में भी इंक्लूड करो तो क्लॉथ हो गया, लैंग्वेज हो गया, है ना, किस तरीके की वो स्टडी करेंगे, किस तरीके का उनका थिंकिंग बिल्ड होगा, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से बदलाव आया। तो पॉलिटिक्स में जो रिवोल्यूशनरीज आए उन्होंने मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, इनके लाइफ में चेंज लाने के लिए दे पास्ड मेनी लॉज, कई सारे लॉज जो है पास किए लाइफ में बदलाव करने के लिए। अब इन्हीं लॉ में एक बड़ा ही फेमस लॉ था, सेंसरशिप। सेंसरशिप आप कह सकते हो एक तरीके से लीगल बैन होता है, लीगल बैन ऑन एनी काइंड ऑफ स्पीच, मतलब जिस पे लगाएंगे, एंड एक्सप्रेशन। तो हुआ क्या, शुरुआत में जो है, मतलब इसके पहले जब राजा वगैरह रूल करते थे, ड्यूरिंग द किंग टाइम में जब भी किसी को कोई सॉन्ग अगर गाना हो, कोई बुक लिखना हो, बुक प्रिंट करना हो, कोई न्यूज़पेपर है, कोई प्ले है यानी नाटक वगैरह, अगर जो भी इनको पब्लिश करना, पहले किंग का फर्स्ट किंग हैव टू अप्रूव, तभी ये कर सकते थे। तो ये एक तरीके का क्या था, सेंसरशिप। जब रिवोल्यूशनरी केम इन पावर, इन्होंने सेंसरशिप को हटा दिया, मींस पीपल फ्री टू स्पीक एंड एक्सप्रेस देयर व्यू। लोग जो है इनके आने के बाद, लोग, क्योंकि सेंसरशिप हटाने का मतलब ये हो गया, पीपल जो है फ्री थे स्पीच बोलने के लिए और अपने एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन के लिए जैसे मान लो कोई अपनी बातों को जस्टिफाई करने के, मतलब ये सिचुएशन ऐसा हो गया कि प्रिंटिंग, लोग बुक प्रिंट करना, सॉन्ग्स बनाना, मूवीज बनाना, न्यूज़पेपर इतना ज्यादा हो गया कि एक तरीके से फ्रांस जो है ऐसे न्यूज़पेपर हो गया, पैम्पलेट्स हो गया, इन सब से भर गया। सिचुएशन आप समझो कि एवरीवन अलाउड टू अपोज, मान लो अगर कोई किसी बात को अपोज करता है तो वो भी अलाउ था डिस्कस करने के लिए, और किसी बात को सपोर्ट करता है तो भी अलाउ था। और यहां तक ही नहीं, दे वर फ्री टू एक्सप्रेस थ्रू एनी मीडियम। उनको चाहे बुक लिखना हो, बुक लिख के अपनी बातों को जस्टिफाई कर सकते हैं, कोई प्ले अगर करना हो, प्ले मतलब नाटक वगैरह जो होता है, उसको करके अपनी बातों को जस्टिफाई कर सकते हैं, सॉन्ग कोई लिखना हो तो ये। सो एक तरीके से पीपल जो है फ्री थे इनके टाइम पे, रिवोल्यूशनरी के टाइम पे, है ना, जो रिवोल्यूशनरीज आए थे। बाद में जैकोबिन ने फिर से थोड़ा बहुत बैन लगाया था और आगे चल के ये लोग। तो कहीं ना कहीं रिवोल्यूशन जो है एवरीडे लाइफ पे, यस, हमारे हर एक लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में जो है इंपैक्ट करता है, इंक्लूडिंग हमारा ईटिंग हैबिट हो, क्लॉथ हो, हमारा स्टडी हो, सब कुछ। ठीक है, जैसे शुरुआत में क्या था, शुरुआत में वुमेन को अलाउ ही नहीं था पढ़ने के लिए, इन लोगों ने अलाउ किया था, है ना, कंपलसरी किया था कि गर्ल्स जो है सबको मिल सकता। तो नो डाउट इट गिव्स इंपैक्ट। ठीक है, ये इंपैक्ट देता है। इसको मिटाते हैं, फिर एक लास्ट कंक्लूजन। सो इस चैप्टर का फाइनल कंक्लूजन, जो लास्ट डिस्कशन है, कंक्लूजन में क्या है, देखो नेपोलियन तो आ गया है पावर में। 1804 में इन्होंने क्या किया, 1804 में नेपोलियन ने खुद को एम्परर घोषित कर दिया, एम्परर डिक्लेयर कर दिया। सी, जब बात करते हैं एम्परर जो है एक बड़े एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एम्पायर को रिप्रेजेंट, किंग जो है किंगडम, छोटे एरिया को रिप्रेजेंट। तो अपने आप को एम्परर घोषित कर दिया। कैसे, जो आसपास के यूरोपियन कंट्रीज थे, यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ की जो डायनेस्टिक पावर थी, डायनेस्टीज थी, उनको रिप्लेस करके
रिप्लेस करके खुद के फैमिली मेंबर को इस्टेब्लिश कर दिया है, इस्टेब्लिश्ड दियर ओन फैमिली मेंबर्स, अपने ही फैमिली मेंबर्स को क्या करने लगे, वहां पे इस्टेब्लिश करने लगे। देखो शुरुआत में क्या हुआ कि नेपोलियन को जैसे जब ये अटैक करने जा रहा था, जिस लेवल का फ्रांस में रिफॉर्म हुआ, क्योंकि इसके रिफॉर्म भी तो गजब थे। जैसे इन्होंने जो है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया इनके लॉ ने प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन दिया। इसके अलावा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर, ये सब चीजें जो क्या है इंप्लीमेंट किए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रिफॉर्म किया, लोगों को इक्वलिटी वगैरह तो दिया ही था, डेमोक्रेटिक राइट्स वगैरह तो था ही। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के पॉलिसीज के कारण जो अदर कंट्री वाले लोग थे ना, दे कंसीडर नेपोलियन एज लिबरेटर। उनको ये लगता था कि अगर नेपोलियन आएगा तो हमें आजाद कराएगा हमारे डायनेस्टिक रूल से। बट सून दे रियलाइज कि रेदर देन लिबरेटर ही इज अ काइंड ऑफ इन्वेडर, मतलब ये तो भाई कब्जा करने वाला है, आ रहा है। तो बाद में क्योंकि पब्लिक को, अदर कंट्रीज के, जो यूरोप के अदर कंट्रीज वाले लोगों को ये लगने लगा कि भाई नेपोलियन लिबरेटर नहीं है, हमारे लिए जो है वो इन्वेडर है। तो बाद में जो है जब ये लोगों को समझ में आया, तो इन्होंने ही, अदर कंट्रीज के लोग जो है, अपने राजा को सपोर्ट करके वॉर किया, जिसका नाम था बैटल ऑफ वाटरलू। तो ये जो प्रूसिया हो गया और ऑस्ट्रिया हंगेरियन, ये सारे एम्पायर आपस में साथ में मिलके एक बैटल ऑफ वाटरलू हुआ 1815 में, जहां पे इनका क्या हुआ, डिफीट हुआ, इसका, नेपोलियन का। तो यहां से नेपोलियन की कहानी जो है क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ठीक है, इसके आगे की स्टोरी आप क्लास 10th में पढ़ोगे। ठीक, तो ये स्टोरी यहां पे एंड हो जाता है। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक मेजर आउटकम हुआ, और वो था एक तो लिबर्टी एंड दूसरा था डेमोक्रेटिक राइट्स। ये एक ऐसा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का लेगेसी था जो ना सिर्फ पूरे यूरोप में रिफॉर्म करने के लिए मदद किया, साथ में पूरे वर्ल्ड को भी इंस्पायर किया। इवन अगर हमारे ही कंट्रीज की बात करें तो हमारे कंट्री में राजा राम मोहन रॉय और टीपू सुल्तान, ये लोग भी जो है क्या हुए, इंस्पायर हुए, जिसके कारण एक तरीके से वो रास्ता बना हमारे देश को आजादी दिलाने का। ठीक है, सो दे paved the way for the getting freedom to our country, अपने हमारे कंट्री को आजाद कराने के लिए वो रास्ता तैयार किए। इन लोगों ने भी इन सब बातों को क्या किया, अडॉप्ट किया। सो फाइनली योर चैप्टर कंप्लीटली ओवर। अब आप क्वेश्चंस वगैरह जो दिए हुए हैं, जो कंसेप्ट आप समझ में आया, क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे आप कर सकते हो। आई होप अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।